डियर स्टूडेंट्स, आपका क्लास में पुनः स्वागत। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम बात कर रहे थे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के साथ साथ इसकी प्रकृति, इसकी भूमिका कि राज्य क्या क्या कार्य करता है, किन क्षेत्रों में इसका विस्तार फैला हुआ है और राज्य किस रूप में बना हुआ है। तो आदि बिंदुओं पर हम कल बात कर रहे थे। तो कल के वीडियो में हमने देखा कि राज्य की उत्पत्ति के जो कई सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, हम आज एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आगे बात करने जा रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति और इसकी प्रकृति और भूमिका के बारे में जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, उस मार्क्सवादी सिद्धांत का क्या मानना है। मार्क्सवादी सिद्धांत की बात शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें डॉक्टर रितेश जैन के नाम से, जिससे कि पुराने वीडियोस जो है वो आप इस पर आसानी से देख सकते हैं। तो मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? कार्ल मार्क्स और एंजिल्स द्वारा जो विचारधारा प्रतिपादित की गई उसे साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। उस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? साम्यवादी विचारधारा के नाम से या मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। और कार्ल मार्क्स और एंजिल्स की जो विचारधारा है, यह विचारधारा उनकी दो प्रमुख पुस्तकों में हमें दिखाई देती है। और ये पुस्तक कौन कौन सी है? साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल। साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो कार्ल मार्क्स और एंजिल्स द्वारा लिखी गई। और इन पुस्तकों में कार्ल मार्क्स और एंजिल्स द्वारा प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसमें हम बात करते हैं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत की या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की, राज्य की भूमिका के बारे में, आदि चीजों के बारे में हमें जो मार्क्सवादी विचारधारा अगर हमें देखनी है तो हमें इन पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल। मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वह राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। राज्य को कैसी संस्था मानता है? वर्गीय संस्था मानता है। देखिए, हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये था, कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास की प्रत्येक अवस्था में समाज में हमेशा दो वर्ग मौजूद रहे हैं। दो वर्ग मौजूद रहे हैं। इतिहास की प्रत्येक अवस्था में समाज में दो वर्ग मौजूद रहे हैं। एक जिनके पास पूंजी है, संसाधन है, उत्पादन के साधन हैं, और दूसरे जिनके पास पूंजी नहीं है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, बेचने के लिए अपना श्रम है। तो इस आधार पर समाज में स्पष्ट रूप से दो वर्ग पाए जाते हैं और इन दोनों वर्गों के हितों में हमें परस्पर क्या देखने को मिलता है? संघर्ष देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है, एक दूसरे का विरोध देखने को मिलता है। तो यह वर्ग संघर्ष की स्थिति जो है वह इतिहास की प्रत्येक अवस्था में कार्ल मार्क्स इसको स्वीकार करता है। कार्ल मार्क्स ने कहा सामंतवादी अवस्था में एक तरफ बड़े सामंत हैं जिनके पास बहुत बड़ी भूमि है और उत्पादन के साधन हैं, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में श्रमिक हैं जो अपना श्रम बेच करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो यहाँ सामंत और जो श्रमिक हैं वो दो वर्ग हैं। ऐसे ही हम देखें पूंजीवाद में भी पूंजीपति हैं और श्रमिक हैं। तो इस तरह यह परस्पर वर्ग विरोध की स्थिति जो है यह इतिहास की प्रत्येक अवस्था में हमें दिखाई देती है और इसी को वर्ग संघर्ष का नाम दिया गया है। और यह राजनामक संस्था जो है, यह राजनामक संस्था कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण करने वाली संस्था है। अर्थात इतिहास की जिस अवस्था में उत्पादन के साधनों पर जिस वर्ग का नियंत्रण रहता है, उस वर्ग के हितों को पूरा करने के लिए कौन काम करता है? राज्य काम करता है। इस आधार पर कार्ल मार्क्स और साम्यवादी विचारधारा राज्य को एक वर्गीय संस्था के रूप में स्वीकार करती है, एक क्लास के इंटरेस्ट को पूरा करने वाले इंस्टीट्यूशन के रूप में राज्य को देखा जाता है। तो यहाँ राज्य जब तक बना रहेगा तब तक श्रमिकों का, दलितों का शोषण होता रहेगा। तो समाज में समानता स्थापित करने के लिए जरूरी है किसकी समाप्ति होनी चाहिए? राज्य की समाप्ति होनी चाहिए, ये वर्ग समाप्त होने चाहिए। तो इस वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि उत्पादन के साधनों को समाज के अधीन स्थापित कर दिया जाए और इसके लिए साम्यवादी क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया कि श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में एक हिंसक साम्यवादी क्रांति की जाएगी जिसमें पूंजीपतियों से उत्पादन के साधनों को छीन लिया जाएगा और समाज के अधीन स्थापित कर दिया जाएगा। और जो श्रमिक वर्ग है, साम्यवादी दल जो है जिसके नेतृत्व में क्रांति की जा रही है, तो सर्वहारा
वर्ग के नेतृत्व में, सर्वहारा वर्ग मतलब जो अभावग्रस्त है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, इस वर्ग के नेतृत्व में जो क्रांति की जा रही है, इसके द्वारा सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित किया जाएगा। सर्वहारा का अधिनायकवाद कि अब उत्पादन के साधनों पर, राज्य पर, शासन पर, पुलिस पर, न्यायालय पर किसका नियंत्रण है? सर्वहारा का नियंत्रण है। पहले किसका नियंत्रण था? पूंजीपतियों का नियंत्रण है। तो पूंजीवाद के समाज जो अवशेष हैं, इन अवशेषों को समाप्त करने में समय लगेगा। तो जब तक पूंजीवाद के अवशेष समाज से समाप्त नहीं होंगे, तब तक राज्य बना रहेगा और सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में, नियंत्रण में अपना काम करेगा। और यह क्या काम करेगा? यह पूंजीवाद की समाप्ति के लिए, पूंजीवाद के अवशेष को समाप्त करने के लिए अपना कार्य करेगा और कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सबको काम करना अनिवार्य है। और इस अवस्था में जो जितना कार्य करेगा उसको उतना मिलेगा उसकी योग्यता के अनुसार, और जब उत्पादन अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन का समाज में वितरण कर दिया जाएगा। और जो सरप्लस होगा, उस सरप्लस को हम देखें कि फिर दूसरे अभावग्रस्त जो बाजार हैं, तो यहाँ कार्ल मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था के रूप में देखता है और यह मानता है कि राज्य वर्ग हितों को बढ़ावा देने वाली संस्था है, और जब तक राज्य समाप्त नहीं होगा, वर्ग समाप्त नहीं होगा, समाज में समानता की स्थिति स्थापित नहीं हो सकती। तो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि राज्य में अपने ये शक्ति जो है, यह शक्ति इसकी जो है पूंजीपतियों की शक्ति का आधार है, राज्य की शक्ति। तो जब तक पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे तो राज्य भी स्वतः अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो राज्य की समाप्ति की बात करता है। और इस साम्यवादी विचारधारा का जो आदर्श है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो कैसा हो? राज्य विहीन हो, स्टेटलेस, अर्थात जिसमें किसकी बात नहीं है? राज्य की बात नहीं है, राज्य को वो स्वीकार नहीं करते। और इसी के साथ साथ वो किसकी भी बात करते हैं? वर्ग विहीन, क्लासलेस, वर्ग विहीन समाज की भी बात कर रहे हैं, वर्ग को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ साम्यवादी क्रांति पर होने पर समाज में स्वतः समाप्त क्या हो जाएंगे? वर्ग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सबको काम करना। अब समाज में एक ही वर्ग रहेगा और वो वर्ग कौन सा रहेगा? कामगार वर्ग, वर्किंग क्लास। अब कोई दूसरों के श्रम पर अब नहीं जिएगा, दूसरों को शोषण नहीं करेगा। उत्पादन के साधनों के ऊपर किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है, अपितु किसका नियंत्रण है? समाज का नियंत्रण है। तो इस प्रकार समाज में सिर्फ एक ही वर्ग रह जाएगा और वो कामगार वर्ग होगा। तो किसकी स्थापना हो गई? वर्गविहीन समाज की स्थापना हो गई। परंतु अभी राज्यविहीन समाज नहीं बना है, क्योंकि सर्वहारा का अधिनायकवाद, ये सर्वहारा का अधिनायकवाद जो है, यह सर्वहारा का अधिनायकवाद पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने तक अपना काम करता रहेगा। और राज्य का जो नियंत्रण है वो राज्य किसके नियंत्रण में काम करेगा? सर्वहारा के वर्ग में नियंत्रण के नियंत्रण में अपना कार्य करेगा। तो यहाँ साम्यवादी दल के जो बड़े अधिकारी हैं वो राज्य के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देखें, सैद्धांतिक तौर पर तो कार्ल मार्क्स राज्य की समाप्ति की बात करता है, पर जब हम दुनिया के देशों में अगर देखें जिनमें साम्यवादी क्रांतियां हुई, तो क्या वहां राज्य समाप्त हो गया क्या? तो हमें स्थिति दूसरी दिखाई देती है। वहां राज्य अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है। और राज्य जो कार्ल मार्क्स राज्यविहीन समाज की बात कर रहे थे, वो राज्य अब और ज्यादा शक्तिशाली रूप में हमारे सामने आया है। तो कार्ल मार्क्स का ये उद्देश्य था, लक्ष्य था, आदर्श था साम्यवादी विचारधारा का कि राज्यविहीन समाज की स्थापना करनी है, वो राज्यविहीन समाज स्थापित नहीं हो पाया। राज्य और ज्यादा शक्तिशाली वर्ग के रूप में वहां साम्यवादी दल और उसकी जो अधिकारीगण हैं वो और ज्यादा शक्तिशाली रूप में हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ राज्य का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वह राज्य की समाप्ति की बात करता है, परंतु यथार्थ रूप में हम देखें तो राज्य समाप्त नहीं हो पाया। इसी आधार पर मार्क्सवाद की आलोचना भी की जाती है कि साहब जहां राज्य एक नैतिक संस्था है, उसी नैतिक संस्था को कार्ल मार्क्स क्या खत्म करना चाहते हैं? समाप्त करना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि साहब ये वर्गीय संस्था है, जबकि ऐसा नहीं है। जो राज्य है वह सबके हित में काम करता है, सबके कल्याण के लिए कार्य करता है, ना कि पूंजीपतियों के हित के लिए काम करता है। तो इस आधार पर कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है और इसमें कई सारी कमियां भी हैं। तो इसका कार्ल मार्क्स की सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन कौन कर रहा है? कार्ल मार्क्स और एंजल्स, जिसकी जो ये दो पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है और जिसका प्रमुख लक्ष्य है राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना। क्योंकि राज्य एक मार्क्सवादी विचारधारा में राज्य एक ऐसी संस्था है वर्गीय हितों को पूरा करने वाली, पूंजीपति वर्ग के हितों को पूरा करने वाली संस्था है। ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत हम देखें, सावयव सिद्धांत।
आंगिक सिद्धांत जिसको भी हम बोल रहे हैं, जिसको हम ऑर्गन थ्योरी भी बोल रहे हैं। इस ऑर्गन थ्योरी को अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे हम देखते हैं मानव शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर के होता है। पाचन तंत्र, रुधिर तंत्र, विभिन्न हड्डियों से, कंकाल तंत्र है, ये विभिन्न सारे जो अंग हैं, यह विभिन्न अंग एक इकाई का निर्माण कर रहे हैं। वो इकाई कौन सी है? मानव शरीर। तो देखिए ये आंगिक सिद्धांत जो है, वो सावियव सिद्धांत जो है, वह जीव विज्ञान से लिया गया है, बायोलॉजी से लिया गया है। बायोलॉजी से इसकी तुलना मानव शरीर से की जाती है, मानव शरीर की संरचना से की जाती है। अर्थात ये माना जाता है कि जिस प्रकार मानव शरीर का निर्माण एक इकाई के रूप में विभिन्न तत्वों से मिलकर के, विभिन्न अंगों से मिलकर के हुआ है, प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट भूमिका है। और उसी प्रकार राज्य का निर्माण भी किससे हुआ है? विभिन्न संस्थाओं से मिलकर, विभिन्न तत्वों से मिलकर, विभिन्न अंगों से मिलकर के होता है। और राज्य भी अपने आप में एक इकाई है। तो इस प्रकार राज्य को शरीर से तुलना की जाती है। राज्य की तुलना किससे की जा रही है? शरीर से तुलना की जा रही है। इसके अलावा दूसरा आधार यह भी है, दूसरी बात यह भी की जाती है कि जिस प्रकार मानव शरीर में अंगों का पृथक पृथक अपना कोई महत्व नहीं है। अंगों का अगर हम शरीर से बाहर निकाल दें, हृदय को बाहर निकाल दें या किसी और अंग को हम बाहर निकाल दें, तो उसका अपना अलग से कोई महत्व नहीं है। अपितु उस अंग का महत्व किसके साथ है? शरीर के साथ है। उसी प्रकार राज्य का निर्माण भी किससे मिलकर के होता है? व्यक्तियों से मिलकर के होता है, संस्थाओं से मिलकर के होता है। तो इन व्यक्तियों का, संस्थाओं का अपने आप में अलग से कोई महत्व नहीं है, अपितु उनका समग्र रूप में मतलब एक रूप में, किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत महत्व है। तो वह सिद्धांत, ये इस बात को कौन सा सिद्धांत स्वीकार करता है? सावयव सिद्धांत, अर्थात विभिन्न अवयवों से मिलने वाला सिद्धांत। राज्य को विभिन्न अवयवों से मिलने वाली संस्था के रूप में कौन सा सिद्धांत दिखता है? सावयव सिद्धांत। राजनीति विज्ञान में इस सावयव सिद्धांत और आंगिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने ही अपने चिंतन में इस सावयवी सिद्धांत की हमें बात की थी। प्लेटो ने भी राज्य की तुलना मानव शरीर से की थी कि जिस प्रकार मानव शरीर को कौन कंट्रोल करता है? मस्तिष्क कंट्रोल करता है, यह विचार करता है, चिंतन करता है। उसी तरह राज नामक संस्था भी जो है, समाज में अन्य संस्थाएं जो हैं, उनको नियंत्रण करने में, उनको कंट्रोल करने में राज्य की भूमिका रहती है। तो व्यक्ति और राज्य की समरूपता, एक रूपता प्लेटो के द्वारा देखी गई। और उसने कहा भी था कि राज्य का निर्माण चट्टानों से, पर्वतों, नदियों से नहीं होता, अपितु राज्य का निर्माण उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व से राज्य का निर्माण होता है। तो प्लेटो की बात करें, अरस्तु की बात करें, या थॉमस एक्विनास की बात करें, हॉब्स लॉ रूसो की बात करें, हर्बर्ट स्पेंसर इस सावयव सिद्धांत का बड़ा समर्थक माना जाता है। कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सावयव सिद्धांत के प्रतिपादकों के नाम लिखिए, तो आप प्लेटो का नाम लिख सकते हैं, आप एक्विनास का नाम लिख सकते हैं, आप हॉब्स का नाम लिख सकते हैं, आप हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लिख सकते हैं। तो ये प्रमुख प्रतिपादक हैं सावयव सिद्धांत के। तो राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जो कि राज्य को मानव शरीर के समान विभिन्न अंगों से मिलकर बनने वाली संस्था के रूप में देखता है, वह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? आंगिक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये तो राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल डॉक्टर हितेश जैन को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।